इस्लामी दुनिया में जब भी कोई बड़ा बहरान आता है, चाहे वो फलस्तीन पर हमला हो, किसी अरब मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो, या फिर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का सवाल हो, तो मुस्लिम या अरब ममालिक के सरबराहान एक जगह जमा होते हैं, इजलास होता है, पुरजोर बयानात भी होते हैं, पूरे शद्दो मद से मुजम्मतें भी की जाती हैं। लेकिन क्या ये इजलास महज बयानात तक महदूद रहते हैं, जुबानी जमा खर्च ही होते हैं, या इनसे कोई हकीकी नताइज भी निकलते हैं? चूँकि गुज़िश्ता रोज़ कतर में इसराइली हमले के बाद ऐसा ही एक इस्लामी सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत तमाम ही इस्लामी और अरब ममालिक के सरबराहान जमा हुए। आज हम उस इजलास का जायज़ा तो लेंगे ही कि आखिरकार कल यानी 15 सितंबर 2025 बरोज़ पीर को होने वाले इजलास के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा को क्या मिला। लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम माजी के उन इजलासात का जायज़ा लेंगे जो माजी करीब या माजी बईद में फ़लस्तीन के इशू पर या उम्मत मुस्लिमा के दीगर इशूज़ पर मुनक़िद किए गए, और उन इजलासात का जायज़ा लेने के बाद इस इजलास का जायज़ा लेना हमारे लिए शायद ज़्यादा आसान होगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। गुज़िश्ता कल यानी 15 सितंबर 2025 को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले इस इजलास में अरब ममालिक और दीगर इस्लामी रियासतों के सरबराहान ने भरपूर शिरकत की। लेकिन इजलास का नतीजा, इस पर बाद में आते हैं। जबकि हालत ये थी कि इस बार इसराइल ये वाज़ेह धमकी भी दे चुका है कि हम हर उस मुल्क को निशाना बनाएंगे जो हमारे मफादात के खिलाफ होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि ऐन उस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कतर में कतरी अमीर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, हाँ जी उसी मार्को रूबियो के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपने और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहदों को हतमी शक्ल दे रहे हैं, जो मार्को रूबियो गुज़िश्ता कल ऐन उस वक्त जब मुस्लिम सरबराही इजलास कतर और दोहा में जारी था, वो इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ खड़े होके उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम माजी करीब और बईद के ऐसे अहम इजलासों का जायजा लेंगे जो मुस्लिम दुनिया की सियासत और आलमी मंजरनामे पर अपना असर डालने के लिए इनेकाद पजीर हुए, और फिर गुज़िश्ता रोज़ के इजलास का तकाबुल करने की भी कोशिश करेंगे। इस नौइयत का पहला इजलास 1967 की अरब इसराइल जंग के तनाजुर में हुआ। वो 6 रोज़ा जंग जिसके बाद अरब दुनिया हिल कर रह गई थी। मिस्र, शाम और उर्दन को बड़ी शिकस्त हुई थी। इसी जंग के पस मंज़र में अगस्त 1967 में सूडान के शहर खर्तूम में अरब सरबराहान जमा हुए थे। यहाँ एक मशहूर फैसला सामने आया था जिसे 3 ना के नाम से जाना जाता है, यानी 3 नोज। पहली नो, इसराइल के साथ अमन नहीं। दूसरी नो, इसराइल को तस्लीम नहीं। और तीसरी नो, इसराइल के साथ बातचीत नहीं। अब इन 3 ना में से कितनी ना अभी तक बरकरार हैं और कौन सी ना हाँ में बदल गई है, ये तो आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। उसके बाद दूसरा इजलास 1974 में मराकश के शहर रिबात में हुआ, और ये इजलास अरब लीग के तहत मुनक़िद किया गया था। ये इजलास इसलिए अहम था कि यहाँ फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से फैसला किया जाना था। यासिर अराफात की क़यादत में PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फ़लस्तीनी अवाम का वाहिद जायज़ नुमाइंदा तस्लीम किया गया। इस फैसले ने फ़लस्तीनी कौज़ को एक नई कानूनी और सियासी हैसियत दी और आलमी सतह पर फ़लस्तीनी आवाज़ को तक़वियत मिली। लेकिन ये तंजीम या ये काविश सिर्फ एक आवाज़ तक महदूद रही। अमल की दुनिया में हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता कि इसे बतौर कारनामा जिक्र किया जाए। इसी नौइयत का एक और इजलास सन 2002 में बैरूत के अंदर हुआ, और इस इजलास में सऊदी अरब की जानिब से एक अहम तजवीज़ पेश की गई जिसे अरब अमन इब्तिकार कहा जाता है। इस तजवीज़ के मुताबिक अगर इसराइल 1967 की सरहदों पर वापस चला जाए, फ़लस्तीनी रियासत कायम हो
اور پناہ گزینوں کا منصفانہ حل نکالا جائے تو تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر لیں گے۔ اس تجویز کا لب لباب یہ تھا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا، لیکن اسرائیل نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فلسطینی ریاست کا قیام آج تک ایک خواب ہے، اور بلکہ ایک مدھم سا خواب۔ اس کے علاوہ جب بھی غزہ پر اسرائیلی حملے ہوئے، مسلم ممالک نے OIC کے تحت اجلاسات بلائے، ہنگامی اجلاس بھی طلب کیے گئے۔ سن 2009، 2014 اور 2023 میں بھی اسی طرح کے کافی سارے اجلاس منعقد ہوئے، جن میں اسرائیل کی مذمت کی گئی اور انسانی امداد کے دعوے کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجلاس زیادہ تر صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رہے، لیکن عملی اقدامات جیسے پابندیاں یا اسرائیل کے ساتھ تمام تر تعلقات، ہر نوعیت کے تعلقات کو ختم کرنا، اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی طے کرنا، اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ ویسے بھی OIC کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو OIC، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اجلاس پہ اجلاس ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے سربراہان، جی ہاں، امت مسلمہ کے، ملت اسلامیہ کے یہی سربراہان ان اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی تصویریں آتی ہیں، بہت ہی بہترین کوالٹی کے HD کوالٹی کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے ہم اور ہمارے یہ حکمران لمبی تان کر سو جاتے ہیں، اور ہم اس وقت تک سوتے رہتے ہیں جب کوئی اور چیختا چنگاڑتا میزائل ہمارے دیسوں میں آگ برسا کر چلا نہیں جاتا۔ گزشتہ روز پھر قطر میں ایک نیا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ پس منظر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صدور اور وزراء کی نیند میں خلل دوحہ میں میزائل کے برسنے سے آیا۔ سب بھاگم بھاگ جمع ہوئے، اپنی شعلہ بیانیوں کے جوہر دکھائے، جن میں سے کچھ کا مظاہرہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ مختلف چینلز پہ یہ ساری کارروائیاں لائیو بھی چلیں۔ ہم نے بھی ان تمام ہی بیانات کو تقریباً کچھ وقت لگا کے سنا، اور اس امید کے ساتھ سنا کہ شاید کوئی عملی شکل سامنے آئے گی۔ اب میں آپ کو کچھ بیانات ایسے بتاتا ہوں کہ جن بیانات سے کچھ امید ضرور پیدا ہوئی تھی۔ اس کانفرنس سے پہلے، اس اکٹھ اور اجتماع سے ایک دن پہلے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار دوحہ میں انہوں نے الجزیرہ ٹی وی سے بات کی، اور الجزیرہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کل کے اجلاس، یعنی جس اجلاس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں مسلم امہ کے لیڈرز صرف مذمتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور عملی طور پر کوئی لاہے عمل نہیں دیتے، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا۔ اس بیان کے بعد وزیر خارجہ اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یقیناً کوئی بہت ہی زبردست قسم کی حکمت عملی سامنے آئے گی۔ اب ہوا کیا، یہ تو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں، اس دوحہ کی اس عالمی کانفرنس میں، مسلم سربراہی اجلاس میں کچھ اہم بیانات، جن میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کا بیان بہت امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے سیم اسی طرح کی باتیں کی کہ ہمیں مذمتوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے عوام مذمتی الفاظ سن سن کر، افسوس کے اور محض مذمتی بیانات سن سن کر تھک چکے ہیں۔ ہمیں ان کو کوئی عملی اقدام کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے، انہیں کوئی لاہ عمل دینا چاہیے۔ اس طرح پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے جہاں مذمت کی، جہاں قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جہاں فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف دہرایا، وہیں انہوں نے مشترکہ ٹاسک فورس بنانے کے حوالے سے بھی ایک تجویز دی کہ تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ ٹاسک فورس بنانی چاہیے، جو عملاً شاید اس نیٹو کی طرح ہو جو نیٹو امریکہ کی چھتری تلے مسلم ممالک کو ذبح کرنے کے لیے تشکیل دی جا چکی ہے، اور اس نیٹو کے جو اقدامات ہیں اور اس کی جو کارستانیاں ہیں وہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ طیب اردگان صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کافی اس حوالے سے زور دیا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے، اور خود ترکی گزشتہ 1.5 سال سے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کا، ہر سطح کا تعلق وہ منقطع کر چکا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ بھی ہے کہ صرف 1.5 سال ہی سے کیوں؟ طیب اردگان صاحب، آپ کو تو ڈے 1 سے اسرائیل کے ساتھ تمام تر تعلقات منقطع کر دینے چاہیے تھے، آپ کو یہ تعلقات ختم کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس طرح مصر کے جو صدر تھے انہوں نے بھی بہت ہی شعلہ بیانی سے کام لیا، شام کے صدر تھے، انہوں نے بھی
50 सेकंड की एक बड़ी मुख्तसर लेकिन जामे गुफ्तगू की, और उनकी गुफ्तगू का लुब लुबाब भी यही था कि इत्तेहाद के बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन आप सब के लिए ये बात बाइस हैरानी होगी कि इन सारी तकारीर में सबसे शानदार तकरीर जिस शख्सियत की थी, वो वाहिद शख्स थे जो इस पूरी मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस में इकलौते गैर मुस्लिम शख्स थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ लबनानी सदर जोसेफ ऑन की। उन्होंने अपनी शानदार गुफ्तगू में मुस्लिम हुक्मरानों को झंझोड़ा, और झंझोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो कुछ करना था वो कर चुका है, अब हमने जो कुछ करना है वो हमारे सामने वाज़ेह है। अगर आज भी हम सिर्फ मज़म्मतों पर रहेंगे, सिर्फ अफसोस का इजहार करते रहेंगे, सिर्फ इजहार यकजहती करते रहेंगे, तो शायद ये उम्मत मुस्लिमा हमको माफ़ नहीं करेगी। और उनकी शानदार गुफ्तगू ने एक बार कम अज़ कम हम जैसे सामईन के लिए उम्मीद बांधी। लेकिन अफसोस के साथ और नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जिसका इंतज़ार हम रात गए करते रहे, उसमें सिवाय बल्कि मज़म्मत भी सही से नहीं की गई, बल्कि साबिका मज़म्मतों का महज इयादा है, उसके सिवा कुछ नहीं। जबकि हालत यह है कि मज़म्मत तो कितनी बार हो चुकी है, गुज़िश्ता 3-4 साल से हम मज़म्मत ही तो कर रहे हैं, और आज भी अगर वही मज़म्मत होनी है तो शायद इस कॉन्फ्रेंस का इससे शर्मनाक पहलू कोई और नहीं हो सकता। हालत यह है कि ये ऐसा वक्त है कि आज भी जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, गज़ा की इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है, फ़लस्तीन जल रहा है, इंसानियत सिसक रही है। इसराइल एक खूनखार मुतशद्दिद भेड़िए की मानद अब मज़ीद आगे निकलकर दीगर इस्लामी ममालिक को भी आंखें दिखाने लग गया है, और हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मज़म्मत, और वो भी पुरानी मज़म्मतों का इयादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर इस इजलास में यकजा होने वाले आलम इस्लाम के इन सरकर्दा रहनुमाओं और लीडर्स को देखें। जिन जिन ममालिक की नुमाइंदगी के लिए ये मौजूद थे, उनका पस मंज़र देखें, और चंद लम्हों के लिए सिर्फ तसव्वुर करें कि कल यकजहती अगर हकीकत का पैरहन पहन लेती तो ये कितनी बड़ी कुव्वत हो सकती है। ये ताकत, ये इत्तेहाद कितना मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हो सकता था। लेकिन उम्मीद की पहली किरण कौन बनता, बारिश का पहला खतरा कौन साबित होता? क्योंकि अगर ये सिर्फ बयानात तक महदूद रहें जिस तरह के ये रहे, तो तारीख़ बार बार ख़ुद को दोहराती रहेगी, और हम इस तासुफ़ के साथ अपनी ज़िल्लत का सामान खुद करते रहेंगे कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। अब हमारे पास सिवाय दुआ करने को कुछ नहीं बचा। ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए, हम जैसे आम मुसलमानों के लिए जो कि रियाया हैं, बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद, वो आस बदकिस्मती से अब यास में एक बार फिर बदल चुकी है। अभी 2 रोज़ के बाद अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक और इजलास है। दीगर मुस्लिम सरबराहान की तरह हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वहाँ पे खिताब के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पे फ़लस्तीन और इसराइल के 2 रियासती हल पर वोटिंग होनी है। जबकि ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कभी भी 2 रियासती हल नहीं रहा। अब पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये बात वहाँ पे साबित करनी है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं, और वो मौक़िफ़ यही है कि इसराइल एक नाजायज़ और काबिज़ रियासत है, और जब तक इस नाजायज़ और काबिज़ रियासत का ये नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, कम अज़ कम पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में सोच भी नहीं सकता, और इसराइल की मकारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहेगा, बोलता रहेगा, और हर सतह पर, वो जो भी सतह है, चाहे वो सफारती सतह है, चाहे वो जंगी सतह है, या फिर अपने मज़लूम मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत की सतह है, उस सतह पर अपने आप को हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा रखेगा। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का हामी नासिर हो, और उम्मत मुस्लिमा के हमारे इन हुक्मरानों को ज़रा सी गैरत, बस इतनी सी गैरत और हमियत अता करे कि ये ज़ुबानी जमा खर्च से कुछ आगे बढ़ सके। आमीन सुमा आमीन।